हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएं एंड इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। 2021 में पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन है, the ability to form and use symbols like words, gestures, signs, images, etc. are accomplished in the pre-operational period. सो यहाँ पर कहा है कि अब टीचर एज अ टीचर जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो एंड पढ़ाते समय आप कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे शब्द, वो तो दिखती सी बात है, किसी को पढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे। अपना जेस्चर, आप लोगों का हाव भाव आपके कैसे हैं, साइंस, फोटोज दिखाकर आप किसी को पढ़ा रहे हो, इसको पूरी तरीके से प्री ऑपरेशनल पीरियड में अकम्प्लिश किया जाता है। स्टेटमेंट टू बोलती है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें कहा है कि पाइगेट ने अपनी थ्योरी में यही बोला है कि जो भी प्री ऑपरेशनल यानी कि सक्रिय पूर्व बच्चे होते हैं, इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिक टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, पाइगेट क्या थे? वो एक थियरिस्ट थे जिन्होंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज दी हैं। इनके हिसाब से इन्होंने फोकस किया था किसी भी चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जो पर्सन होता है, कोई स्टूडेंट होता है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो होती है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बात की थी। एंड पेगेट के अकॉर्डिंग 4 फेजेस में इन्होंने इस लेवल को डिवाइड किया था। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर बात की है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा स्टेज था जो कि अर्ली चाइल्डहुड पर फोकस करता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पर फोकस करता है कि उनको एक एक चीज डिटेल में बताई जाती है। उनमें ईगो और ये लड़ाई झगड़ा, ये जल्दी से चीजें समझने की ताकत भी नहीं होती है। एंड दूसरा यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी वर्ड्स, जेस्चर, ये सब चीजें हैं, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। ये भी इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 साल से 7 साल तक के बच्चों का। तो ऐसे बच्चे वर्ड्स, जेस्चर, सिग्नेचर, इमेजेस के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट वन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। आपने देखा होगा बच्चों को गुस्सा भी बहुत आता है, जरूरी नहीं है कि वो चीजों को जल्दी से समझ सकें। ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन में ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी होती है। राइट, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स। ओके, ठीक है, ये नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एंड्रागॉजी इज ऑल्सो रेफर टू एज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड्रागॉजी, पेडागॉजी
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। सो एंड्रागोजी इज रेफर्ड टू एज, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। एंड्रोगॉजी का मतलब होता है अपने आप से, राइट। एंड्रोगॉजी अपने आप, तो अपने आप कौन बच्चा सीख जाता है चीजों को? अपने आप अडल्ट बच्चे सीखते हैं। सो यहाँ पर सभी ऑप्शन में अडल्ट है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूजीसी नेट और सेट में बहुत बार आता है कि एंड्रागॉजी हमेशा अपने आप, और अपने आप कौन सीखता है? अडल्ट लर्नर्स। सो अडल्ट लर्नर्स की जो व्यापक सिद्धांत होते हैं वो एंड्रागॉजी में बताए जाते हैं। ओके, ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है होमवर्क क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। स्वयं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, थ्री इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। स्वयं बेसिकली एजुकेशन के लिए बना है। ओके, ये करेक्ट है। आई होप आपने इससे पहले आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी विच बिगिंस एट बर्थ एंड continues till one dies. It does not terminate at the end of the formal schooling, but it is a lifelong process. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन उम्र भर सीखता है, जन्म लेने से लेकर के किसी की मृत्यु तक एजुकेशन जरूरी होती है। एंड यही यहाँ पे कहा है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कारण क्या कहा है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होता है? किसी पर्सन की पूरे लाइफ स्पैन को यहाँ पर फॉर्मली और इनफॉर्मली इंक्लूड किया जाता है। सो असर्शन भी सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the teaching strategies which are employed during indirect institution, emphasizing direct and indirect exemplars, presenting the stimulus material, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रेजेंटिंग, आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, या फिर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, एम्फेसाइजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाती है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जितने भी आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती हैं, किसी चीज के कॉन्सेप्ट्स को, पैटर्न्स को, एब्स्ट्रैक्शंस को समझना, उसको याद करना, ये सब इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वापस आ गई है आंसर में। करेक्ट आंसर होगा आपके पास ए, सी एंड ई। इधर ऑप्शन में नहीं है, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, सी एंड ई, ठीक है। सी बोलता है इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, अभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट में इंक्वायरी बेस्ड सेशन आता है, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स जो आते हैं, एंड वी हैव प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ही बता रही है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज इंक्वायरी। इनडायरेक्ट अप्रोच में जो प्रोसेस होता है वो इंक्वायरी होता है, कंटेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हियर इज अ प्रॉब्लम। ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन कही है। स्टेटमेंट 2 बोलता है NRT test data tell us about a student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि एनआरटी होता क्या है। सो एनआरटी बेसिकली होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, एंड एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सो इसमें कहा है
This type of test data tell us about the student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills. So इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं. सो इसमें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर टू? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि 60% से ऊपर वाले पास हैं, इसके नीचे वाले फेल है. नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन किया जाता है आपस के उनके पीयर्स के बीच में. ठीक है, ये क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि किसी पर्सन के रैंक को या किसी भी पर्सन की किसी भी कैपेबिलिटीज या उनके स्किल्स को कंपेयर करने के लिए बनाया गया है. सो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट इज which of the following teacher competency belongs to the domain of personality and attitude? सो यहाँ पर किसी शिक्षक की योग्यता, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र में संबंधित बात की गई है. सो डायरेक्ट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया है, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, इसके अलावा लोकस ऑफ कंट्रोल के अलावा यहाँ पे टीचर्स का एंथुजियाज्म, सेल्फ एफिकेसी, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? किसी एक पर्सन के एटीट्यूड पे डिपेंड करती है कि उसका अपनी बातों पे कितना नियंत्रण है, आत्मविश्वास कितना है, कितना वो किसी को मोटिवेट करके अपने आसपास एक्टिवली रख सकते हैं. तो ये सब चीजें किसी पर्सन के पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में आती है. सो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट इज identify the item from the following which is not a characteristic of learning society. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी कौन सी यहाँ पर नहीं है? लर्नर्स लर्न अनइनफॉर्मली. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल तरीके से ही पढ़ाई कर सकें, वो अनइनफॉर्मली भी बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में डरा धमकाकर बच्चों को पढ़ाया जाए. कई बार बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे गेम्स म्यूजिक के साथ जल्दी सीखते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है. ठीक है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी कहा है, नॉट. ठीक है, अनइनफॉर्मली वैसे ये होता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो इसीलिए इसको हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं. Next is what are the advantages of CBCS means choice based credit system introduced by UGC for higher education institutions. आंसर पे जाएंगे डायरेक्टली. It allows students to choose interdisciplinary and intradisciplinary source courses. ठीक है, interdisciplinary मैं आप लोगों को थ्योरी सेशंस में बता चुकी हूँ. मान लीजिए स्टूडेंट नॉन मेडिकल रख रहे हैं. नॉन मेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है और कंप्यूटर्स होता है. ठीक है, लेकिन सीबीसीएस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कोई पर्सन जो नॉन मेडिकल के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ेगा ही, वो तो उनको पढ़ने ही पड़ेंगे. इसके अलावा कोई पर्सन ऐसा है जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बोला जाता है. ठीक है, मेक्स एजुकेशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड. ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऑल ओवर एरिया, ऑल ओवर ग्लोब में एक ही लेवल रहेगा, एक ही स्टैंडर्ड रहेगा एजुकेशन का. एंड ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड स्टडीज एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो आप लोग अगर लगता है इस कॉलेज में एक साल लगा दिया, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपके ग्रेड्स ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, alternative education is known as, so it is known as non traditional education, गैर. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.